एक आम इंसान के लिए कौन पूजनीय होता है? एक आम आदमी आखिर किसकी पूजा करता है? क्यों पूजा करता है उसकी? जिस किसी की पूजा करता है। अगर हम पुराने ज़माने में देखें, जब आदि मानव के लोग रहते थे, जब ढंग से ना लोगों के पास जो कपड़े थे, ना लोग खेतीबाड़ी करना जानते थे और ना ही लोगों के पास कोई भाषा थी, तो उस समय लोगों ने नदी, पहाड़ों, बिजली, बारिश ऐसी चीज़ों की पूजा पाठ करना जो शुरू किया और फिर कालांतर में उसको एक परंपरा का नाम दे दिया गया। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजा जाने लगा। और आज देखें तो कई धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रावधान है। कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रंथ को जो है सम्मान देकर उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के धर्मों में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ का प्रावधान है। लेकिन अधिकतर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी कह रहा हूँ, अधिकतर लोग किसकी पूजा करते हैं? आखिर इंसान के, एक आम इंसान के पूजा पाठ के पीछे का कंसेप्ट क्या है? आखिर वो किसकी पूजा कर रहा है? क्यों पूजा कर रहा है? एक आम इंसान अधिकतर उन लोगों की पूजा करता है, उन चीज़ों की पूजा करता है जिससे या तो उसे डर लगता है और या फिर उसे किसी चीज़ की लालच होती है, किसी बात की लालच होती है। तो वो जिसको तुमने देखा नहीं और जिससे कुछ भी नुकसान होने का डर है, ठीक है, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में तुम कुछ जानते नहीं, जिसके बारे में बस तुमने लोगों से सुना है और जिनसे सुना है उन्होंने भी किसी ने देखा नहीं, तो उसके बारे में फिर मन में एक ये धारणा बन जाती है कि यार ये चीज़ जो है हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है और फायदेमंद भी हो सकती है, दोनों तरीके से। अगर खतरनाक है तो डर बैठ जाता है, अगर फायदेमंद है तो लालच बैठ जाता है। क्योंकि इंसान की फितरत है, हमारे मन की फितरत है कि जो भी चीज़ फायदेमंद है उसे अपना गुलाम बना लो। इंसान ने सर्कस में जो है तमाशा दिखाने के लिए शेर को भी जो है बना ले, उसको अपना गुलाम बना लेता है हंटर के डर से। वो एक अलग बात है, भेड़िए को आज तक कभी आपने सर्कस में नहीं देखा होगा, क्योंकि उसे आज़ादी पसंद है। उसे मौका मिलेगा वो इंसान को फाड़ देगा। तो भेड़िए को वो सर्कस में नहीं ला पाता, शेर को ले आता है, उसके अंदर जो डर बैठा देता है। तो जिन चीज़ों के कारण इंसान के अंदर डर बैठ जाता है या जिन चीज़ों से इंसान को किसी न किसी चीज़ की लालच हो जाती है, इंसान इन दोनों चीज़ों को पूजने लगता है। इसी तरीके से आप अगर अपने आम जिंदगी में देखें, अपने आसपास की जो है ज़िंदगी में देखें, तो आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जिन जिन चीज़ों से डरता है उससे या तो दूर भागेगा या फिर उसके सामने बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, जैसे वही सब कुछ है। एक एम्प्लॉई अपने मैनेजर या सीनियर मैनेजर, चेयरमैन या जो भी है, ठीक है, सीनियरिटी में, अगर उसे नौकरी का डर है, नौकरी खोने का डर है अगर उसके अंदर, है ना, तो वो हमेशा गुड मॉर्निंग बिल्कुल एक चापलूसी करेगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलेगा, जो नमस्ते करेगा, 10 बजे आएगा, हाँ सर बताइए क्या काम है, ये वो फलाना ढमकाना, उसे बार बार से अधिकतर। लेकिन अगर उसके अंदर से नौकरी खोने का डर हट जाए, उसके अंदर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस की जो एक डर बैठा होता है उसके अंदर, अगर वो हट जाए, अगर उसके अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, तब भी क्या उसी तरीके से व्यवहार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एक स्टूडेंट के अंदर अगर फेल होने का डर हट जाए, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर क्या डर होता है कि अगर इनसे, इस वाले टीचर से कोई बदतमीजी कर दी, इस वाले प्रोफेसर से कोई बदतमीजी कर दी, है ना, तो ये मुझे अपने सब्जेक्ट में फेल कर देंगे। अगर उसके अंदर से वो डर हट जाए तो क्या वो तब भी उसी तरीके से बोलेगा? तो हम इसी तरीके से दरअसल जी रहे होते हैं। हमारे नाते रिश्तेदारी में भी हम समाज में कई लोगों की इसलिए इज्जत कई बार करते हैं क्योंकि हमें या तो उनसे किसी चीज़ का डर होता है या किसी चीज़ की लालच होती है। और जो इंसान डायरेक्ट बोल देता है कि देखो ये चीज़ अगर तुम्हें देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अब तुम कहो कि मैं तुम्हारी जो चापलूसी करता बैठूँ या मैं तुम्हें बार बार जो है नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जैसी जो चीज़ें बोलता बैठूँ तो वो नहीं हो पाएगा। तो बस वही इंसान जो बुरा बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूख होती है ना, हवस होती है इज्जत पाने, जैसे इज्जत की भिखारी जो बन के बैठे हों। और ख़ास करके
जहाँ जॉइंट फैमिली कई बार होती है, जहाँ समाज में जो ऊंचे लेवल पे जो पहुंच जाते हैं, जिन्हें कहते हैं कि भाई ये इस पद पर आ गए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भूख और ज़्यादा होती है। अरे उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा, अरे वो मुझे सम्मान नहीं देता। अरे सम्मान के भिखारी हो गया तुम। ऑर्गेनाइजेशन में जो मिडिल लेवल एंड सीनियरिटी लेवल पे जो लोग पहुंच जाते हैं, उनके अंदर ये ईगो प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। मैं वहां से निकला था, इसने मुझे नमस्ते नहीं की। मतलब इतने ऊपर इंसान पहुंच गया, तभी उसे भूख है कि कोई सम्मान दे। बोरा भर के उन लोगों को सम्मान दे देना चाहिए। और वो जो सम्मान नहीं दिया गया, उसके कारण, उसके हाथ में जो पावर है, उसके कारण वो जो बुरा कर सकता है, गलत कर सकता है, वही इंसान के अंदर डर बनकर बैठ जाता है। इंसान अंदर से लोगों को कई बार उतनी इज्जत नहीं दे रहा होता है जितनी वो बाहर से दिखा रहा होता है। ढकोसलेपना दिखा रहा होता है, खोखलापना में जो है लोगों से दुआ सलाम कर रहा होता है। तो इंसान अधिकतर उन्हीं लोगों की पूजा करता है, उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जिससे या तो उसे कुछ पा लेने की लालच होती है, और या फिर जिसके कारण किसी तरीके के नुकसान का डर होता है। अब ये चीज़, ये दोनों चीज़ें, लालच और डर, ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर तब खत्म हो जाती हैं जब हम ये समझ जाए कि जो कुछ भी है वो इतना अहमियत है नहीं, उसकी इतनी अहमियत है नहीं। शरीर को चलाने के लिए हम जिंदगी में 10 चीज़ें कर रहे होते हैं, है ना, जिनमें सबसे बड़ी बात आती है पैसे की। अगर पेट की भूख ना हो तो आधे ज़्यादा काम बिल्कुल ना हो, लेकिन अब है तो है, उसको तुम नकार थोड़ा सकते हो। तो अल्टीमेटली हम बहुत सारे जो काम करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, और शरीर के लिए जो काम कर रहे हो, शरीर को सही सलामत रखने के लिए, ढंग से चलाने के लिए, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके चलते भी किसी को इतना बड़ा मत बना दो कि वो तुम पे हावी होने लगे। और जब ये चीज़ अंदर आ जाती है तो हम एक शून्यता में जीने लगते हैं, है ना। और आंतरिक शून्यता भी यहाँ पे बहुत जो है जरूरी हो जाती है। और जब इंसान के अंदर आंतरिक शून्यता आ जाती है तो फिर इंसान किसी को बेवजह सम्मान नहीं देता, बेवजह किसी की पूजा नहीं करता। जो कुछ आता है वो उसके अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं दिखाता, वो खोखलेपन में नहीं जीता, वो ढकोसलेपन में नहीं जीता। वो हो सकता है कि बाहर से किसी को सम्मान ना भी दिखा रहा हो, लेकिन अंदर हो सकता है बहुत बड़ा हो। लेकिन ये चीज़ होगी तभी जब इंसान के अंदर शून्यता रहेगी। आंतरिक तल की बात हो रही, जो कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो शून्यता आंतरिक तल पे होनी चाहिए। बाहरी तल पे तो आप हल्ला मचाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है अंदर आपकी एक शून्यता बने रहना, क्योंकि जब अंदर एक शून्यता बनी रहती है तो आप खुल के जी पाते हो, खुल के काम कर पाते हो। आप अपने सारे जो नाते रिश्तेदारों में सही से सामंजस्य बना पाते हो, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, है ना। इन दोनों में अच्छे से सामंजस्य बना पाते हो। आप जीवन को अच्छे से समझ पाते हो, अपनी जिंदगी को अच्छे से समझ पाते हो, आप खुद को अच्छे से समझ पाते हो। और जब अंदर शून्यता रहती है तो आप सामने वाले को भी अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि आप प्रकृति को समझ पाते हो, आप मन को समझ पाते हो। बाहर से हम अलग हो सकते हैं, बाहर से कोई मेल या फीमेल हो सकता है, बाहर से कोई बड़ा छोटा हो सकता है उम्र के मामले में, बाहर से कोई पोजीशन के मामले में सीनियर जूनियर हो सकता, जो है सीनियर और जूनियर हो सकता है। बाहर से कोई शूद्र या कोई ऊपर की जाति का हो सकता है। अंदर सब एक जैसे होते हैं, सब मन के द्वारा संचालित हो रहे होते हैं। सबके अंदर मन होता है, सबके अंदर विचार होते हैं, अंदर सब एक जैसा है। अगर जेंडर बेस के, अगर जिस पार्ट से हम अलग अलग जेंडर डिफाइन करते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो कुछ और बचता है? कंकाल तो सबके देखने में एक जैसे लगते हैं, और जब कंकाल सबके देखने में एक जैसे लगते हैं तो फिर आंतरिक तल पर तो सब एक जैसे ही रहता है ना। और कंकाल जब फिजिकल फिनोमेना में देखने में सब जब सबके एक जैसे लगते हैं, तो मन तो इंटेंजिबल है। और मन तो तब होता है ना जब तुम्हारा शरीर होता है, और मन के ऊपर भी जो होता है जिसे हम चेतना कहते हैं, वो तो सबके अंदर ही है। तो आंतरिक तल पे तो हम सब एक ही हैं, एक जैसे ही हैं।
तो फिर अलग कहाँ कुछ हो गया। इसलिए आंतरिक शून्यता होना बहुत जरूरी होता है। आंतरिक शून्यता रहती है तो दिमाग में, खोपड़े में जो है थॉट प्रोसेस एक तो कम रहते हैं, और जो भी रहते हैं वो बहुत डायरेक्शनल रहते हैं, फालतू की चीजें नहीं आती। आप अपनी जिंदगी में टाइम और पैसा, ये दो चीजें बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। आप अपने आसपास से बहुत सोच समझ के लोगों को लाते हैं, कोई ऐरा गैरा आपके पास नहीं आ जाता। जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि वो बहुत सारी भीड़ में जो है खड़े रहते हैं। इंसान भीड़ में तो खड़ा रहता है लेकिन कोई उसको जानता नहीं है ना। तो आंतरिक शून्यता होना यहाँ बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट के लिए आंतरिक शून्यता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसके अंदर एक आंतरिक शून्यता रहेगी तो वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएगा। वो इस बात को समझ पाएगा कि वो सब्जेक्ट उसके जिंदगी पर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री का क्या इफेक्ट था, उस हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, और वो जो हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो आज के सिनेरियो में किस तरीके से इफेक्टेड है, उसका आज के सिनेरियो में क्या यूज है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी रही हों कि वो उस समय यूजफुल रही हों बट आज यूजफुल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम तब की जो चीज़ों को आज भी लेके बैठे रहेंगे। आंतरिक शून्यता का ये इंपॉर्टेंस होती है। आंतरिक शून्यता की ये इंपॉर्टेंस होती है कि वो ये समझ पाता है कि उसे कैसे लोगों से दोस्ती बनाना है। आंतरिक शून्यता का असर ये होता है कि वो ये समझ पाता है कि पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी फील्ड है जहां पर उसे अपना समय लगाना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस होती है एक आंतरिक शून्यता की। इसके अलावा जब वो और बड़ा होता है, जब वो कोई काम सिलेक्ट करता है, जब वो कोई काम चूज करता है, तो वहां पे भी उसकी आंतरिक शून्यता उससे काम आती है। आंतरिक शून्यता इंसान को दरअसल उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हेल्प करती है। आंतरिक शून्यता उस इंसान के अपने थॉट प्रोसेस के मैनेजमेंट पर जो है उस थॉट प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करती है, ताकि इंसान अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज कर सके और उसके जरिए अपनी लाइफ को जो मैनेज कर सके। तो जब इंसान अपनी कोई जॉब सिलेक्ट करता है, तो जब इंसान के अंदर एक आंतरिक शून्यता रहती है तो वो अपने आप को अच्छे से समझ पाता है, सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर पाता है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को जो है ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाता है, स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो वो अच्छे से कर पाता है। तो आंतरिक शून्यता का फायदा इंसान को उसकी जॉब में ये मिलता है कि एक तो वो ये सिलेक्ट कर पाता है कि उसे किस लाइन में जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किस जॉब प्रोफाइल में जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, किस शहर में जाना चाहिए। इसके अलावा उसे एग्जैक्टली कौन सा काम करना चाहिए, अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो उसमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए, और यदि एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उससे निकल के कैसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, कैसे रास्ते खोजने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट के लिए अगर उसके अंदर आंतरिक शून्यता होती है तो। उसके बाद जब वो और आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, जब उसकी मैरिज होती है, जॉब मिल जाती है, उसके बाद जब वो मैरिज जब होती है, तो आंतरिक शून्यता का असर ये होता है कि वो ये समझ पाता है कि उसे एग्जैक्टली शादी करनी भी है कि नहीं करनी है, और शादी करनी भी है तो क्या सोच के करनी है, उसका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ उसको सामंजस्य कैसा बनाना है, कैसा लाइफ पार्टनर उसको जो है सिलेक्ट करना है। लाइफ पार्टनर से जो है एक्सपेक्टेशन एक तो रखनी भी नहीं चाहिए, और यदि उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है उससे तो उसको भी उसके साथ कैसे साझा करना है। आंतरिक शून्यता का असर ये होता है एक मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से चल पाती है अगर इंसान के अंदर एक आंतरिक शून्यता है तो, क्योंकि मैरिज लाइफ के बाद फिर इंसान बहुत सारी जो चीज़ों से जुड़ जाता है, बंध जाता है, एक अलग तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है चलने लगती है। जब तक मैरिज नहीं होती तब तक इंसान अकेला होता है। जैसे समाज में क्या जाता है, जो भी अकेला है कुछ भी कहीं पे भी जो है इधर उधर हो सकता है और छल कूद कर सकता है। तो मैरिज लाइफ में भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जब आगे बच्चे पैदा होते हैं तो उन सारी जो चीज़ों को भी वो अच्छे से मैनेज कर सकता है। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है कि उसे कब फैमिली प्लानिंग करनी है, कब उसे बच्चे पैदा करने हैं, कितने करने हैं। नहीं तो कई लोगों का तो ऐसा रहता है करते जाओ, आमदनी अठानी खर्चा रुपया वाली बात होती है, खर्चे उठा नहीं पा रहे हैं और बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। और यदि बच्चे पैदा कर भी लिए हैं तो उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये इंसान जो है तब सही से कर पाता है जब इंसान के अंदर एक आंतरिक शून्यता होती है। ये फायदा होता है एक आंतरिक शून्यता का।
अगर वो अपने प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन वाइज भी वो उसके अंदर एक्सीलेंस तब आ पाता है जब उसके अंदर एक आंतरिक शून्यता होती है, क्योंकि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी इंसान के अंदर तभी होती है जब इंसान के अंदर एक आंतरिक शून्यता रहे। जो एक इंसान के अंदर जो लाइफ की जो क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ही आंतरिक शून्यता से आती है। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे तो आंतरिक शून्यता नहीं रहेगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेगी तो भी आप नहीं डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर एक आंतरिक शून्यता है तो आप ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से देख पाओगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर स्टूडेंट और एनी प्रोफेशनल। ये किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है, ये मन के बारे में है, ये मेल या फीमेल के बारे में नहीं है, ये बच्चे बड़े बूढ़े किसी जवान के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है, ये मन के बारे में है। इसलिए आंतरिक शून्यता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पता नहीं क्यों लेकिन इसे पढ़ाते नहीं हैं लोग सिलेबस में, और लोगों की मतलब अपने जो उनके करिकुलम होते हैं उसमें भी इसे तो पढ़ाया जाना चाहिए। बट लेट्स सी कि किस हो सकता है कि आगे जाके ये चीज़ें भी आपके सिलेबस में आ जाएं। लेकिन आंतरिक शून्यता का काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, और आप कोशिश करें कि अपने जीवन में एक मानसिक तौर पर आंतरिक शून्यता रखें, ताकि आप अपने जीवन को और जितनी ऊंचाई हो सकती है जीवन की, उतनी ऊंचाई पर हम ले जा सकें।